नमस्कार, कैसे हैं? आइए, आज हमारा टॉपिक रहेगा मानव व्यवसायों का वर्गीकरण। साथियों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की भूगोल और हमारा चैप्टर 7 नंबर चल रहा था मानव व्यवसाय प्रमुख प्रकार। इसका पार्ट नंबर 1 हम डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हमने पढ़ा था व्यवसाय क्या होते हैं, आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं और व्यवसायों का जो विकास है और उनकी जो प्रकृति है वो किस प्रकार से बदल गई है। यानी प्रागैतिहासिक काल में जब मानव घुमक्कड़ अवस्था में जीवन यापन करता था और वर्तमान समय में जब स्थायी रूप से बस गया है और टेक्नोलॉजी का बहुत प्रयोग अब होने लगा है, तो इस दौरान व्यवसायों ने किस प्रकार अपनी प्रकृति बदल दी थी, ये सब कुछ हम पार्ट नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर देख लीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे मानव व्यवसायों का वर्गीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि मानव व्यवसाय जो है ऐसी आर्थिक क्रियाएं या वे सभी क्रियाकलाप जिनसे मानव को आर्थिक धन प्राप्त होता है, धन की प्राप्ति होती है, वे सब मानव व्यवसाय कहलाते हैं। और इन व्यवसायों को प्राकृतिक संसाधनों से सतत दूरी के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। यानी मानव व्यवसाय हैं उनको हम 5 भागों में बांट सकते हैं। अब ये 5 भाग कौन कौन से हैं, आइए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है प्राथमिक व्यवसाय, उसके बाद द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक व्यवसाय और पंचम व्यवसाय। इस प्रकार से ये 5 प्रकार के व्यवसाय वर्गीकृत किए गए हैं। प्राथमिक व्यवसाय क्या होते हैं? जो सीधे प्रकृति के सानिध्य में होते हैं, यानी प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करके जो आर्थिक क्रियाकलाप संपन्न किए जाते हैं वो प्राथमिक व्यवसाय की श्रेणी में आते हैं। जैसे आखेट है, संग्रहण है, कृषि है, पशुपालन है, खनन है। इस प्रकार की जो भी गतिविधियां हैं जो प्राकृतिक परिवेश में संपन्न होती हैं और जिनमें ज़्यादा तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, परंपरागत रूप से किए जाते हैं, ये सारे के सारे प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। द्वितीयक व्यवसाय क्या होते हैं? द्वितीयक व्यवसाय प्राथमिक व्यवसायों से प्राप्त जो उत्पाद हैं उन्हीं को परिष्कृत और परिवर्तित करके अधिक उपयोगी और अधिक मूल्यवान बनाने की जो प्रक्रिया है वो द्वितीयक व्यवसाय की श्रेणी में आती है। जैसे विनिर्माण उद्योग, जितने भी इंडस्ट्री हैं, फैक्ट्रीज जो हैं, और उसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण है, निर्माण उद्योग हैं, जैसे सड़क निर्माण है, पुल निर्माण है, ये सब द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। और जितने भी उद्योग धंधे हैं वो सब द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। अब तृतीयक व्यवसाय में क्या आती हैं? तृतीयक व्यवसाय में प्रत्यक्ष सेवाएं आती हैं। प्रत्यक्ष सेवाएं आती हैं, जैसे बैंकिंग है, परिवहन है, बीमा है, इस प्रकार की। चतुर्थक व्यवसाय में अप्रत्यक्ष सेवाएं आती हैं, जैसे शिक्षा है, चिकित्सा है, इस प्रकार की जो सेवाएं हैं वो चतुर्थक व्यवसाय में आती है। पंचम व्यवसाय जो होते हैं अनुसंधान वाली प्रकृति के और सलाहकारी प्रकृति के होते हैं, उच्च निर्णय वाले होते हैं, जिनमें विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। तो ये थे हमारे व्यवसायों का एक संक्षिप्त सा परिचय। आइए अब हम यहाँ पर इनको डिटेल से इनका अध्ययन करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए साथियों, चलते हैं प्राथमिक व्यवसायों की ओर। अब हम इनको 1 बाय 1 समझेंगे और नोट्स किस प्रकार से बनाएंगे, एग्जाम में किस प्रकार से इनको लिखना है, रजिस्टर किस प्रकार से तैयार करेंगे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो आइए देखिए, प्राथमिक व्यवसाय ऐसे व्यवसाय जिनमें मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, प्राथमिक व्यवसाय कहलाते हैं। यानी ये जो प्राथमिक व्यवसाय होते हैं इनमें मानव क्या करता है, जो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? जैसे वन है, भूमि है, जल है, ये प्राकृतिक संसाधन हैं। अब संसाधन क्या होते हैं? वे सभी चीज़ें, वे सभी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं संसाधन कहलाती हैं। तो प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति ने हमें प्रदान किए हैं। तो प्राथमिक व्यवसायों में प्राकृतिक संसाधनों का ही उपयोग किया जाता है और इनमें
ये जो व्यवसाय होते हैं इनमें मुख्य रूप से भोजन और कच्चे माल का उत्पादन होता है। जैसे खाद्य पदार्थ जो हैं वो पशुपालन से हमें भोज्य पदार्थ मिलते हैं, खाद्य पदार्थ मिलते हैं। इसी प्रकार कृषि करने से हमें कच्चा माल मिलता है, भोजन मिलता है खाने के लिए, और कच्चे माल का उत्पादन होता है। जितने भी उद्योग धंधे हैं उन सब के लिए जो कच्चा माल प्राप्त होता है वो प्राथमिक व्यवसायों से ही होता है। जैसे चीनी उद्योग है तो चीनी उद्योग के लिए गन्ना जो चाहिए वो प्राथमिक व्यवसाय है, गन्ना कृषि करना हो गया। कपास हो गया सूती वस्त्र उद्योग के लिए, तो कपास कृषि के माध्यम से प्राप्त होगा। और इसी प्रकार जैसे मान लीजिए मैदा उद्योग है, आटा उद्योग है, इनके लिए गेहूँ, चावल आदि, जैसे चिप्स हैं तो चिप्स के लिए आलू चाहिए तो आलू खेती से उत्पादित होता है। तो ये सारे के सारे जो हैं ये सब प्राथमिक व्यवसाय कहलाते हैं। अब प्राथमिक व्यवसाय में जो लोग संलग्न होते हैं, जो लोग प्राथमिक व्यवसाय में लगे होते हैं, उनको हम रेड कॉलर वर्कर कहते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है, पूछ लिया जाता है रेड कॉलर वर्कर कौन से लोग कहलाते हैं, कौन से व्यवसाय में संलग्न लोग कहलाते हैं। आइए अब हम बात करते हैं प्रमुख प्राथमिक व्यवसाय कौन कौन से हैं। तो देख लीजिए प्रकृति के सानिध्य में कौन कौन से व्यवसाय होते हैं, वो सब प्राथमिक व्यवसाय हैं। आखेट है, आखेट से तात्पर्य है शिकार से। और साथियों आपको पता है कि वन क्षेत्र होंगे, जंगल होंगे, वहाँ पर जानवरों का शिकार किया जाएगा। तो शिकार जो है वो प्राकृतिक परिवेश में हो रहा है, इसलिए आखेट जो है प्राथमिक व्यवसाय कहलाता है। फिर है हमारा कृषि, कृषि खेती करना, फसलें उत्पादित करना, पशुपालन, पशुओं को पालना, मछली पालन, मछलियाँ पालना, और इसी प्रकार से संग्रहण, संग्रहण जो है साथियों ये होता है संग्रह करना, संग्रह करना। संग्रह से तात्पर्य है एकत्र करना। एकत्र करने से तात्पर्य क्या है कि जंगलों में जो जनजातीय लोग रहते हैं वो खाद्य पदार्थ, कंद मूल, फल फूल आदि एकत्र करते रहते हैं। पत्ते वगैरह जैसे तेंदुपत्ता है उनका संग्रहण करते हैं, तो ये भी एक व्यवसाय है। उसके बाद फिर लकड़ी काटना है, लकड़ी काटना और खनन, जो खनिज पदार्थ हैं उनको खोदकर बाहर निकालने का जो व्यवसाय है वो भी प्राथमिक व्यवसाय में ही शामिल किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आ रहे होंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि प्राथमिक व्यवसायों का जो निर्धारण है वो कौन करता है, कौन से कारक हैं जो प्राथमिक व्यवसायों का निर्धारण करते हैं। साथियों प्राथमिक व्यवसायों का जो निर्धारण है वो प्राकृतिक या भौगोलिक संसाधनों द्वारा होता है। अब ये कैसे होता है, जैसे मान लीजिए घास क्षेत्र है तो ये भौगोलिक कारक है या प्राकृतिक कारक है, वहाँ पर पशुचारण अधिक होगा। यदि मैदानी क्षेत्र है तो वहाँ पर कृषि कार्य होगा, और वन क्षेत्र है तो आखेट होगा या संग्रहण होगा। अब यदि हमारे पास इस प्रकार का कोई भूमि है जिसमें खनिज वगैरह हैं तो उसमें खनन कार्य होगा। यदि आसपास तालाब वगैरह हैं, झीलें हैं, तालाब झील आदि हैं तो मछली पालन भी वहाँ पर किया जाएगा। तो ये सारे प्राकृतिक जो या भौगोलिक जो संसाधन हैं उन वे सब प्राथमिक व्यवसायों को निर्धारित करते हैं कि कौन से क्षेत्र में किस प्रकार के व्यवसाय होंगे। अब हम यदि बात करें कि संसार में प्राथमिक व्यवसायों के जो मुख्य क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, तो आइए उनको समझ लेते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और एक बार आप कमेंट करके हमें ये बता दीजिए कि आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं, आर्थिक क्रिया हम किसको कहेंगे और व्यवसाय किसको कहेंगे। चलिए प्रमुख क्षेत्रों की बात करते हैं। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय प्रदेश। कमेंट कर दीजिए कि उष्णकटिबंधीय जो प्रदेश हैं कौन सा क्षेत्र कहलाता है, कौन सी दो रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है या उष्णकटिबंध कहलाता है। आइए एक बार इसका बेसिक समझ लेते हैं। आपको यदि याद हो तो हमने पिछले सेशन में कटिबंधों के बारे में बात की थी। कटिबंध क्या होता है, अक्षांश, दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र होता है वो कटिबंध कहलाता है। ये हमारा ग्लोब है, ग्लोब के बीच में ये विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा है जिसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में जब हम चलते हैं तो यहाँ पर 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश आता है जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में यदि हम देखें तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो होता है
इसे हम मकर रेखा कहते हैं। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर वर्ष भर गर्मी अधिक रहती है, वर्षा भी खूब होती है। ये जो क्षेत्र है ये उष्ण कटिबंध कहलाता है, ये कहलाता है उष्ण कटिबंध। इसके बाद दोनों गोलार्धों में 66.5 डिग्री उत्तरी और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वाला ये जो भाग हमारे पास प्राप्त हो रहा है, जैसे देख लीजिए आप यहाँ पर एक बार जब देखेंगे तो 23.5 से और 66.5 के बीच वाला जो भाग है दक्षिणी गोलार्ध में, और इसी प्रकार कर्क रेखा और 66.5 डिग्री उत्तरी, जिसे हम आर्कटिक वृत्त के नाम से भी जानते हैं, इनके बीच का ये जो भूभाग है ये कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध। और फिर 66.5 डिग्री से और ध्रुवों तक का यानी 90 डिग्री उत्तरी और इसी प्रकार 90 डिग्री दक्षिणी के बीच का ये जो प्रदेश है, इसे हम, ये वाला जो प्रदेश है ये शीत कटिबंध कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं अत्यधिक तिरछी हो जाती हैं और उस वजह से यहाँ पर तापमान बहुत कम रहते हैं और यहाँ पर ठंड अधिक पड़ती है। तो ये हमारा शीत कटिबंध के अंतर्गत आता है। अब संसार के लगभग प्रत्येक प्रकार के प्रदेश में, प्रत्येक प्रकार के कटिबंध में प्राथमिक व्यवसाय हमें देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं मुख्य मुख्य जो क्षेत्र हैं उनको। यहाँ पर देख लीजिए, विषुवत रेखीय आर्द्र वन, उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों के लिए बात करें हम, यानी विषुवत रेखा के आसपास के यानी कर्क और मकर रेखा के बीच वाला जो भाग है वहाँ पर वो सारा का सारा उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कहलाता है। उसमें विषुवत रेखीय आर्द्र वन, विषुवत रेखीय से तात्पर्य क्या है साथियों, एक बार देख लीजिए। ये हमारी ये ग्लोब है और ग्लोब के बाद यहाँ पर ये हमारी विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण का ये वाला जो एरिया बनता है ये विषुवत रेखीय आर्द्र वनों का एरिया है। यहाँ पर वर्षा भी अधिक होती है और तापमान भी अधिक रहता है, इसलिए यहाँ पर जो वन होते हैं वो विषुवत रेखीय आर्द्र वन कहलाते हैं। और मुख्यतः ये अमेजन बेसिन और कांगो बेसिन। अब आप कमेंट करके बता दीजिए अमेजन जो बेसिन है ये कौन से महाद्वीप में है, और इसी प्रकार कांगो बेसिन कहाँ है, ये कौन से महाद्वीप में है, आप कमेंट कर दीजिए। चलिए देखते हैं अमेजन, आपने नाम सुना होगा, हमारा जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, जैसे ये उत्तरी अमेरिका, इसके बाद यहाँ पर ये हमारा है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। और दक्षिणी अमेरिका में सबसे बड़ा ये जो देश है ये ब्राज़ील में एक नदी बहती है, अमेजन नदी, जो संसार की सबसे बड़ी नदी है। यानी लंबाई की दृष्टि से तो हमारी जो नील नदी है वो सबसे लंबी है, लेकिन बहाव और इसका जो अफवाह क्षेत्र है उसकी दृष्टि से अमेजन सबसे बड़ी नदी है। तो अमेजन ये जो नदी है यहाँ से होकर हमारी विषुवत रेखा भी गुजरती है। तो ये वाला जो क्षेत्र है वन क्षेत्र है, तो यहाँ पर प्राथमिक व्यवसाय यानी लकड़ी काटना, शिकार, इस प्रकार की जो व्यवसाय हैं वो पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर किए जाते हैं। तो ये वाला क्षेत्र अमेजन बेसिन कहलाता है। इसी प्रकार जो कांगो बेसिन है ये अफ्रीका महाद्वीप में, इस प्रकार से हमारा ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये कांगो, यहाँ पर कांगो नदी बहती है तो कांगो बेसिन कहलाता है। ये दोनों ही विषुवत रेखीय आर्द्र वन के अंतर्गत आते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और जो संसार की सबसे बड़ी नदी है, लंबाई की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है नील नदी, वो अफ्रीका महाद्वीप में ही बहती है। चलिए आगे चलते हैं। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र कृषि प्रदेश, जिसमें पूर्वी भारत आ जाता है और पूर्वी ब्राज़ील आ जाता है। फिर है मरुस्थल, मरुस्थलों में सहारा मरुस्थल संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा का जो मरुस्थल है ये उत्तरी अफ्रीका में देखने को मिलता है। अफ्रीका महाद्वीप का ये जो उत्तरी भाग है इस प्रकार से, तो यहाँ पर इस भाग में लगभग 84,000 वर्ग किलोमीटर में, 84,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अरब का जो मरुस्थल है ये एशिया महाद्वीप में ही है, अरब देशों में है। थार का मरुस्थल भारत पाकिस्तान में फैला हुआ है और संसार का सबसे अधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। उसके बाद मंगोलिया है। मंगोलिया चीन और रूस के बीच में, आप एटलस में जब देखेंगे तो चीन और रूस के बीच में एक छोटा सा देश है मंगोलिया, और वहाँ पर ही ये मंगोलिया का मरुस्थल है, जिसे गोभी का मरुस्थल भी कहते हैं। साथियों आप याद रखना, गोभी खाने की भी होती है और गोभी का मरुस्थल भी है। इसके बाद हम देखते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया यानी ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर भी मरुस्थल पाए जाते हैं। और फिर नेक्स्ट हमारा कालाहारी मरुस्थल। तो कालाहारी जो मरुस्थल है ये अफ्रीका महाद्वीप में ही है। अफ्रीका महाद्वीप में बोलीविया,
नामीबिया, ये जो देश हैं यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल फैला हुआ है और इसमें हमारी जो बुशमैन जनजाति है वो निवास करती है। और आपको पता है जनजातियाँ जितनी भी हैं वो सब प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न होती हैं। तो ये हमारे प्राथमिक व्यवसायों के मुख्य मुख्य क्षेत्रों में आते हैं। उसके बाद है शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश कौन से होंगे? अभी हमने बात की थी कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और 66.5 डिग्री के बीच वाला क्षेत्र, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच वाला जो क्षेत्र है वो शीतोष्ण कटिबंध कहलाते हैं। और इनमें आप देखिए कौन कौन से मुख्य क्षेत्र हैं। आप कमेंट जरूर करते रहिए, और वीडियो यदि आपको अच्छे लग रहे हैं, हमारा सेशन अच्छा लग रहा है, समझाने का तरीका यदि आपको अच्छा लग रहा है, तो आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है ना। और ठीक 8 बजे हम रोज़ाना ठीक 8 बजे शाम को 8 PM पर हमारी जो क्लास होती है वो भूगोल की लाइव क्लास होती है। इसमें आप अपना जो अध्ययन है वो कर सकते हैं, और किसी प्रकार की आपको समस्या आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथियों, हम जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है उसके बाद हम ऑनलाइन टेस्ट भी लेते हैं, और जो ऑनलाइन टेस्ट होता है वो गूगल फॉर्म के माध्यम से लिया जाता है, जिसमें आप घर बैठे टेस्ट दे सकते हैं। और टेस्ट का जो लिंक है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जाता है। तो उसके लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं, जिसमें सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी पूरे राजस्थान से टेस्ट देते हैं। आपकी कैसी तैयारी है ये भी आप वहाँ से पता लगा सकते हैं। और वहाँ पर जो क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव होते हैं, और इस बार आपके परीक्षा में भी ऑब्जेक्टिव सवाल आने की संभावनाएं पूरी बन रही है। तो चलिए चलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय जो प्रदेश हैं इनमें। शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में हम देखें तो शीतोष्ण घास के प्रदेश जैसे प्रेरी है, तो प्रेरी प्रदेश जो है वो कहाँ पर मिलेंगे आपको? प्रेरी प्रदेश मिलेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। फिर स्टेपी जो घास के मैदान है, स्टेपी घास के मैदान। अब घास के मैदानों में क्या होगा? पशुपालन होगा, पशुचारण होगा, पशुओं को चराने की यहाँ पर व्यवसाय यहाँ पर किया जाता है व्यापक स्तर पर। स्टेपी जो घास के मैदान है ये मध्य एशिया में है, और यहाँ पर खिरगीज जो जनजाति है, आपने पिछले लेसन में भी पढ़ा होगा, खिरगीज जो जनजाति है वो यहाँ पर पशुचारण का कार्य करती है। खिरगीज जनजाति ऋतु प्रवास भी करती है। अब ऋतु प्रवास क्या होता है आप देख लीजिए। ऋतु प्रवास क्या होता है साथियों? ऋतु प्रवास होता है ऋतु के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना। यानी ये जो खिरगीज जनजाति है ये क्या करती है? पशुचारण का कार्य करती है मुख्य रूप से। और पशुचारण इस प्रकार से करती है, जब ग्रीष्मकाल होता है तो पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ये चले जाते हैं और अस्थायी तंबुओं में निवास करते हैं। और जब शीतकाल होता है, शीत ऋतु पड़ती है, सर्दियाँ अधिक होती हैं, तो ये मैदानी भागों में वापस आ जाते हैं। तो ये मध्य एशिया हो गया। इसी प्रकार आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि हमारे जो पंपास हैं, पंपास जो घास के मैदान हैं ये कौन से देश में पाए जाते हैं? डाउन्स कौन से में? डाउन्स जो घास के मैदान है, डाउन्स ये कमेंट करके बता दीजिए, डाउन्स घास के मैदान कौन से देश में पाए जाते हैं? और वेल्स कहाँ पाए जाते हैं? साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से याद रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट फिर देखते हैं हम भूमध्य सागरीय तुल्य प्रदेश। भूमध्य सागरीय तुल्य प्रदेश से तात्पर्य यह है कि भूमध्य सागर के आसपास के जो देश हैं वहाँ पर भी प्राथमिक व्यवसाय अधिक किए जाते हैं। अब भूमध्य सागर कहाँ है? ये हमारा अफ्रीका, ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप के जस्ट उत्तर की ओर और यूरोप के बीच में ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, आप देखेंगे अभी हम जल भर देते हैं इसमें, आप देखना ये यहाँ पर जल भर गया, तो ये पूरा जो सागर है ये भूमध्य सागर कहलाता है। और भूमध्य सागर के आसपास के जो देश हैं वहाँ की जो जलवायु है भूमध्य सागरीय जलवायु है। यहाँ पर भी प्राथमिक व्यवसाय कृषि कार्य और विभिन्न मतलब जो फलों की खेती है वो यहाँ पर अधिक होती है। फिर तीसरा हमारा है शीत प्रदेश। तीसरा जो प्रदेश है वो है शीत प्रदेश। तो शीत प्रदेश कहाँ मिलेंगे? ध्रुवों के आसपास, यानी 66.5 डिग्री से और ध्रुवों के। और तो शीत प्रदेशों में मुख्यतः जो क्षेत्र शामिल किए गए हैं वो शीतल वन यानी टैगा जो वन है, टैगा वन है, टुंड्रा प्रदेश है और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र हैं। तो ये था हमारा प्राथमिक व्यवसायों का विश्व वितरण, यानी प्राथमिक व्यवसाय के जो प्रमुख क्षेत्र हैं ये आप हमने पढ़े हैं। आपको ये सेशन कैसा लग रहा है आप कमेंट जरूर करते रहें। चलिए फिर इस प्रकार के जो व्यवसाय हैं उनका विश्व वितरण देखते हैं। देशों के आधार पर यदि हम देखें तो विश्व में प्राथमिक व्यवसायों में संलग्न लोगों का वितरण असमान है।
अब ऐसा मान कैसे है कि जो विकसित देश होंगे वहाँ पर प्राथमिक व्यवसाय में कम लोग लगे होते हैं और विकासशील देशों में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि विकासशील देशों में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती है, तो वहाँ पर जो लोग होते हैं वो परंपरागत विधियों से ही इस प्रकार के व्यवसाय करते हैं। आइए नोट्स के रूप में इनको कैसे लिखेंगे। विश्व वितरण। विश्व में प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न लोगों का वितरण असमान है। विकासशील देशों में अधिकांश लोग प्राथमिक व्यवसाय में जुड़े होते हैं, जबकि विकसित जो देश होते हैं यानी जो डेवलप्ड कंट्री होते हैं, देशों में बहुत कम लोग, बहुत कम, लगभग कितने प्रतिशत, 5%। तो ये आप याद रख लीजिए, 5% लोग ही प्राथमिक व्यवसाय से जुड़े होते हैं। कनाडा इसका अपवाद है। कनाडा जो देश है, आप कमेंट कर दीजिए कनाडा कौन से महाद्वीप में है। कमेंट करके आप हमें बता दीजिए कि जो कनाडा है वो किस महाद्वीप में है। साथियों, कनाडा जो है विकसित देश है, लेकिन ये अपवाद स्वरूप है, यानी यहाँ पर अधिकांश लोग प्राथमिक व्यवसाय में लगे हुए हैं। और जो प्राथमिक व्यवसाय है यहाँ पर मुख्य रूप से कौन से, एक तो लकड़ी काटना और दूसरा पेट्रोलियम खनन। तो लकड़ी काटना और पेट्रोलियम खनन के आधार पर ही ये विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हुआ है। कनाडा जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है, यानी हमारा जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके जस्ट उत्तर की ओर जो है कनाडा देश स्थित है। अब आप कमेंट करके हमें बता दीजिए कि कनाडा की जो राजधानी है उसका क्या नाम है। कनाडा की राजधानी आप कमेंट कर दीजिए। और साथियों, आप भूगोल में थ्योरी के साथ साथ आप जो मानचित्र है, मानचित्र पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। मानचित्र यदि आपने क्लियर कर लिया तो समझ लीजिए आपका भूगोल का जो ज्ञान है वो बहुत स्थायी हो जाएगा और इतना इंटरेस्ट आपको आने लगेगा भूगोल में कि आपको सब कुछ बहुत आसान लगने लगेगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे यहाँ पर, ये तो हमारे थे मुख्य प्राथमिक व्यवसाय। तो प्राथमिक व्यवसाय में हमने पढ़ा कि प्राथमिक व्यवसाय क्या होते हैं। ऐसे व्यवसाय जो प्राकृतिक परिवेश में, यानी प्राकृतिक संसाधनों, भौगोलिक संसाधनों का उपयोग करते हुए जो व्यवसाय किए जाते हैं वो प्राथमिक व्यवसाय कहलाते हैं। प्राथमिक व्यवसाय में जो लोग लगे रहते हैं उनको रेड कॉलर श्रमिक कहते हैं। चलिए अब हम द्वितीयक व्यवसाय के बारे में देखते हैं। द्वितीयक व्यवसाय क्या होते हैं। साथियों, आपको शब्दों से ही पता चल रहा होगा कि प्राथमिक सबसे पहले प्रकार के व्यवसाय होंगे, द्वितीयक थोड़ा बाद में आए होंगे। तो द्वितीयक जो व्यवसाय हैं ये प्राथमिक व्यवसाय के बाद आए हैं, या फिर हम कहें प्राथमिक व्यवसाय पर ही आधारित हैं। चलिए देखते हैं ये इनका एक बार अर्थ देख लीजिए। ऐसे व्यवसाय जिनमें प्राथमिक व्यवसाय के उत्पादों को परिष्कृत एवं परिवर्तित करके अधिक उपयोगी व अधिक मूल्यवान बनाया जाता है, द्वितीयक व्यवसाय कहलाते हैं। यानी ऐसी गतिविधियां, ऐसे क्रियाकलाप, ऐसे व्यवसाय जिनमें हम प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत जो उत्पाद हम प्राप्त करते हैं उन्हीं को परिष्कृत करना और परिवर्तित करके उनको अधिक उपयोगी बना दें और अधिक मूल्यवान बना दें, तो वो जो व्यवसाय होंगे वो द्वितीयक व्यवसाय कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाएं कि जैसे मान लीजिए हमने आलू की खेती की है और आलू की खेती करके हमने आलू प्राप्त कर लिया, आलू की हम सब्जी बना लेते हैं, तो आलू उत्पादन तो हो गया प्राथमिक व्यवसाय। फिर आलू का उपयोग करके थोड़ी टेक्नोलॉजी लगाकर आपने देखा होगा कि चिप्स बन जाती हैं, और जो चिप्स होती हैं ये चिप्स बनाने का जो व्यवसाय है ये हो गया द्वितीयक व्यवसाय। अब ये अधिक उपयोगी हो गया, अधिक मूल्यवान हो गया। इसी प्रकार जैसे कपास है, कपास से हम सूती वस्त्र बना लेते हैं, तो जो सूती वस्त्र हैं ये अधिक उपयोगी हो गए कपास की तुलना में और अधिक मूल्यवान हो गए। जैसे गन्ना है और गन्ने से हमने क्या बना लिया, चीनी। तो ये जो चीनी बनाने का जो व्यवसाय है ये हमारा कहलाएगा द्वितीयक व्यवसाय। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं, एक बार इसको फिर से समझ लीजिए, लिखना कैसे, आपको नोट्स कैसे लिखने हैं। साथियों, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप वीडियो को एक बार देख लीजिए, उसके बाद अच्छे से समझ लीजिए और उसके बाद आप दोबारा से देखकर अपने नोट्स तैयार कर लीजिए। ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है, आपको समझने में कोई समस्या नहीं आएगी। अब एक बार देख लीजिए। ऐसे व्यवसाय जिनमें प्राथमिक व्यवसाय के उत्पादों को परिष्कृत एवं परिवर्तित करके अधिक उपयोगी व अधिक मूल्यवान बनाया जाता है, द्वितीयक व्यवसाय कहलाते हैं। इनमें विनिर्माण, जिसे मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं अंग्रेजी में, प्रसंस्करण जिसे प्रोसेसिंग कहते हैं, और निर्माण जिसे कंस्ट्रक्शन कहते हैं की क्रिया शामिल हैं। साथियों, 3 शब्दों को यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो आपके द्वितीयक व्यवसाय ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे। इनमें संलग्न लोगों को ब्लू कॉलर वर्कर कहते हैं। प्राथमिक व्यवसाय वालों को क्या कहते थे, रेड कॉलर वर्कर। द्वितीयक व्यवसाय वालों को क्या कह रहे हैं, ब्लू कॉलर वर्कर।
आइए अब हम ये जो 3 शब्द हैं इनका अर्थ समझते हैं, विस्तार से इनका समझते हैं कि विनिर्माण क्या होता है, प्रसंस्करण क्या होता है और निर्माण क्या होता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। विनिर्माण, विनिर्माण से तात्पर्य है उत्पादों का निर्माण। अब उत्पाद कौन से, जैसे बड़े बड़े जो उद्योग धंधे हैं, कल कारखाने हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनमें मशीनों के जो पार्ट्स बनते हैं या मानव उपयोगी वस्तुएं बनती हैं, जैसे चप्पल है, जूता है, कपड़े हैं, जितने भी हैं जिनको मानव जिनका व्यापार करता है, सेल करता है, ठीक है ना, तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, विनिर्माण उद्योग कहलाते हैं। प्रसंस्करण के अंतर्गत क्या होता है, खाद्य पदार्थों का उत्पादन किया जाता है, जैसे बिस्किट है, नमकीन है, चिप्स है और दुग्ध उत्पाद आदि, ये सब क्या कहलाते हैं, प्रसंस्करण के अंतर्गत आते हैं, प्रोसेसिंग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं निर्माण। साथियों, हमारे जो अधिकांश साथी हैं वे विनिर्माण में विनिर्माण और हमारे जो अधिकांश साथी हैं वे निर्माण और विनिर्माण, विनिर्माण और निर्माण, इन 2 शब्दों के अंतर्गत कंफ्यूज रहते हैं और अधिकांश को तो पता ही नहीं है कि दोनों एक हैं या अलग अलग हैं। तो विनिर्माण में देख लिया कि उत्पादों का, प्रोडक्ट जो होते हैं उनका निर्माण होता है। निर्माण जो है ये मैन्युफैक्चरिंग है, इसका जो इंग्लिश है मैन्युफैक्चरिंग है। और मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत क्या आता है, जैसे भवन बनाना, बिल्डिंग होती हैं उनका निर्माण करना, पुल बनाना, सड़क बनाना आदि जो हैं ये निर्माण के अंतर्गत आती हैं। तो जैसे बिल्डिंग, भवन बनाने का जो है ये भी, और पुल बनाना, सड़क बनाना, ये निर्माण उद्योग के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि द्वितीयक व्यवसाय के जो मुख्य जो एग्जाम्पल हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। वैसे हमने समझ भी लिया है। उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें तो लोहा अयस्क होता है, ये खनिज के रूप में है, कच्चा जो पदार्थ है लोहा अयस्क कहलाता है। खनन जो क्रिया है वो प्राथमिक व्यवसाय है और उससे हम क्या तैयार कर देते हैं, इस्पात। तो ये अधिक मूल्यवान, अधिक उपयोगी है। इसी प्रकार गेहूं से हम आटा बना लेते हैं, तो आटा बनाने का जो उद्योग है, चक्की उद्योग है, ठीक है ना, ये आता है द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत। कपास से सूती वस्त्र बनाना और गन्ने से चीनी बनाना, ये द्वितीयक व्यवसाय में आते हैं। अब मुख्य जो द्वितीयक व्यवसाय हैं वे कौन कौन से हैं, आइए एक बार देखते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो अंग्रेजी में लाल अक्षरों में लिखा हुआ है SUBSCRIB, सब्सक्राइब, इसे प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले जो वीडियोज हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए देखते हैं प्रमुख जो द्वितीयक व्यवसाय हैं वो कौन कौन से हैं। इंजीनियरिंग उद्योग, इसमें मोटर पार्ट्स वगैरह जो होते हैं ये आते हैं। निर्माण उद्योग हमने समझ लिया। इलेक्ट्रॉनिक, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं जैसे मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, टीवी है और इस प्रकार के जो भी हैं, बैटरी उद्योग वगैरह है सब। रासायनिक उद्योग, रसायनों से संबंधित है। ऊर्जा उद्योग जिसमें विद्युत से संबंधित जो। इसके बाद वस्त्र उद्योग, भोजन और पेय पदार्थ, धातु कर्म जिसमें धातुओं से संबंधित। प्लास्टिक उद्योग, आप देख रहे हैं कि वर्तमान में प्लास्टिक का प्रयोग जो है बहुत ज़्यादा। और परिवहन एवं संचार उद्योग। साथियों ये जो पॉइंट है ये इसको आप बहुत गौर से समझें। परिवहन एवं संचार उद्योग लिखा है यहाँ पर, परिवहन एवं संचार सेवा लिखता तो ये तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत चला जाता। यानी परिवहन और संचार उद्योग, यानी उद्योग में यदि परिवहन से संबंधित प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, संचार के जो उपकरण है वो बन रहे हैं, तो वो उपकरण बनने का जो व्यवसाय है वो तो द्वितीयक कहलाएगा। और संचार सेवा का यदि हम उपयोग लेते हैं तो वो तृतीयक के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे आपको एक एग्जांपल से समझाएं, मारुति उद्योग है तो मारुति की कार जो है ये बनना, जिसमें पार्ट्स बनते हैं, असेंबल करके पूरा मारुति बना दी जाती है। एक बार देख लीजिए, चलो मारुति बना ही देते हैं। ये देख लीजिए, ये हमने मारुति बनाई। तो ये मारुति बनाना तो क्या हो गया, ये तो हो गया द्वितीयक व्यवसाय। और अब यदि आप मारुति में टैक्सी में बैठकर जा रहे हैं और आप किराया दे रहे हैं उसका, या जो सार्वजनिक परिवहन के साधन हैं उनमें बैठकर जा रहे हैं, किराया दे रहे हैं, तो वो परिवहन सेवा हो गई। तो यदि आप किराया दे रहे हैं और उसका उपभोग कर रहे हैं तो वो तो सेवा हो गई, वो तो तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत आएगा। लेकिन जो लोग गाड़ियां बना रहे हैं, उनका निर्माण कर रहे हैं, मूर्त रूप दे रहे हैं, तो वो जो व्यवसाय है बनाने का वो द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी।
चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो द्वितीयक व्यवसाय हैं इनको निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। साथियों, प्राथमिक व्यवसायों को निर्धारित करने वाले जो कारक थे वो प्राकृतिक और भौगोलिक संसाधन थे। द्वितीयक जो व्यवसाय हैं इनको निर्धारित करने वाले जो कारक हैं उनमें प्राकृतिक संसाधन भी हैं और सांस्कृतिक संसाधन भी है। प्राकृतिक संसाधन तो आप जानते ही हैं प्रकृति वाले हैं, और सांस्कृतिक संसाधनों के अंतर्गत आता है मानव के क्रियाकलाप, रहन सहन, ठीक है ना, वो किस प्रकार का, जैसे नीति निर्माण वगैरह हैं, ये पूंजी है, बाजार है, श्रम है, ये सब सांस्कृतिक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। तो आइए देखते हैं कच्चा माल, ये प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधन है, इनमें मुख्यतः कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जो हमारे द्वितीयक व्यवसायों को प्रभावित करती हैं। एक तो है कच्चा माल। कच्चा माल उपलब्ध हो जाएगा तो वहाँ पर आसपास फैक्ट्री स्थापित किए जाने की संभावना रहेगी। शक्ति के संसाधन यानी जैसे कोयला है, जल विद्युत है या आणविक ऊर्जा है। शक्ति यानी जो भी जितने भी इंडस्ट्री होते हैं उनको चलाने के लिए पावर चाहिए, शक्ति चाहिए, तो उनकी उपलब्धता कितनी है। परिवहन और संचार सुविधाएं कैसी हैं। पूंजी, किसी क्षेत्र के लोगों के पास यदि पर्याप्त पूंजी है तो उद्योग धंधे स्थापित कर लेंगे, और यदि बहुत गरीबी है तो वहाँ पर उद्योग धंधे स्थापित करने में समस्या आती है। फिर बाजार है, जैसे मान लीजिए हमने मोबाइल इंडस्ट्री लगा दी है, ठीक है ना, या फिर हमने मान लीजिए गन्ना उद्योग लगा दिया, और या फिर सूती वस्त्र उद्योग यहाँ पर स्थापित कर दिए और उसके लिए बाजार नहीं है, तो बाजार भी इनको प्रभावित करता है। सरकारी नीति, सरकार जिस उद्योग को बढ़ावा देती है वो उसका विकास ज़्यादा तेज़ गति से होता है। श्रम, कुछ उद्योग ऐसे हैं जिनमें श्रमिक के रूप में यानी जो व्यक्ति हैं श्रमिक, उनकी आवश्यकता अधिक होती है, तो यदि वहाँ पर सस्ता श्रम उपलब्ध है तो उद्योग ठीक से स्थापित हो जाता है, अन्यथा वो उसका जो उत्पाद है वो महंगा पड़ता है। और प्रौद्योगिकी, नवाचार यानी टेक्नोलॉजी जो बढ़ रही है उसमें नवाचार, इनोवेशन जो हो रहे हैं वो भी हमारे द्वितीयक व्यवसायों को प्रभावित करते हैं। आप देख रहे होंगे कि जो उद्योग धंधे हैं वो भी कितने बदल गए हैं। प्रारंभ बहुत पहले की यदि हम बात करें तो मैनुअली होता था, मानवीय जो संसाधन है वो उनमें काम करते थे। आजकल सब ऑटोमेटिक मशीनों से चलने लग गए हैं, बस जो टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग किया जा रहा है। और टेक्नोलॉजी का ही उपयोग है कि हमारे जो कुछ स्टूडेंट हैं, जो कुछ विद्यार्थी हैं, प्यारे प्यारे विद्यार्थी हैं, वो कोई जैसलमेर से, कोई बाड़मेर से, डूंगरपुर, उदयपुर, सीकर, झुंझुनू, सवाई माधोपुर और बहुत सारे लगभग राजस्थान के सभी जिलों से हमें यहाँ पर अपने घर में रजाई में बैठे हुए पढ़ रहे हैं। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी का ही कमाल है, और आप टेक्नोलॉजी का कमाल जो है उसका उपयोग कीजिए, उसका लाभ उठाइए और अपनी जो पढ़ाई है उसको बदस्तूर जारी रखिए। ऑनलाइन टेस्ट दीजिए और इस बार आप 90 पार कर जाइए। इस बार आप क्या कर जाइए, 90 पार, अर्थात भूगोल विषय में आप इस बार 100 में से कोशिश कीजिए कि 100 में से 100 आ जाएं, लेकिन मान लीजिए एक आधा नंबर कट भी जाता है तो 90 से ऊपर तो आने चाहिए। और यदि आप लगातार हमारे वीडियोस देखते रहेंगे, टेस्ट देते रहेंगे, तो निश्चित रूप से ही आप 90 पार कर जाएंगे, क्योंकि हम जो है भूगोल का अध्ययन इस प्रकार से, अध्यापन इस प्रकार से करवा रहे हैं, नोट्स आपको इस प्रकार से प्रोवाइड करवा रहे हैं कि आप एक बार वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद फिर नोट्स तैयार कर लीजिए, टेस्ट दे लीजिए, और उसके बाद जैसे जैसे हमारा सिलेबस समाप्त होता जाएगा हम रिवीजन भी स्टार्ट कर देंगे, जिसमें हम एक ही दिन में संपूर्ण पाठ को समाप्त करेंगे। फिर परीक्षा के नज़दीक आकर हम एक दिन में 2 पाठ, 3 पाठ, इस प्रकार से हमारा जो रिवीजन रहेगा वो उसके अलग अलग हम रणनीति बनाकर आपको बहुत अच्छा मैटर उपलब्ध करवाएंगे। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। आपको यदि अच्छा लग रहा है तो आप अपने साथियों को ज़रूर शेयर भी कीजिए और बताइए भी, और टेस्ट के बारे में ज़रूर बताइए। अगला हमारा जो टेस्ट होगा वो 8 तारीख को होगा, 8 जनवरी को शाम के 8 PM 8 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और 9 जनवरी को 8 बजे तक चलेगा, और उसका भी फिर हम रिजल्ट रैंक जारी करेंगे और उसका लाइव सॉल्यूशन भी करवाएंगे, ताकि फिर से आपका जो पाठ नंबर 7 है इसका टेस्ट लिया जाएगा तो इसका आपका रिवीजन फिर से हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ इस बार आप टेस्ट में 72 नंबर लाएंगे। इस बार जैसे पिछले इस टेस्ट में हमारा जो कोई भी साथी है वो 50 में से 50 प्राप्त नहीं कर सका, तो इस बार आप इतनी अच्छी तैयारी कीजिए कि आप अधिकांश जो साथी हैं वो 50 में से 50, 48, 46 इस प्रकार से प्राप्त करें। चलिए आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।